नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज के डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस। फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। बहुत सारे अपडेट हैं यहाँ पर। इंश्योरेंस को लेकर के बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। बजाज अलियांस के री इंश्योरेंस में एंट्री हो चुकी है और प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड था उसको लेकर के बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई सारे नए एनएफओज आ रहे हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और आईआरडीए ने बहुत सारे नियमों को चेंज कर दिया है और नए नियमों के साथ काम करना और ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए चैलेंजिंग होगा। और एसबीआई ने एक नया अलग टाइप का एफडी पॉलिसी यहां पर लॉन्च किया है। बात करेंगे इन सारी वीडियोस के बारे में। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे हमारे डीएनए का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मिलता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल्स पे मिलेंगे। सारे के सारे अकाउंट्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पर जाके हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें किसी भी सारे जो भी अपडेट हम यहाँ पे देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ है। सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन के लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब पॉलिसी करते हैं तो आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अंडरराइटर आप होते हैं। यहाँ पर ये हमीरपुर करके एक जगह है यूपी में, वहां की एक न्यूज है। वहां पर एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की, और लगभग 40 से 44 लाख रुपए के आसपास की पॉलिसी वाइफ के नाम पे चल रही थी, और उसने उस पॉलिसी से क्लेम लेने की कोशिश की। ये कहानी है यहाँ पर हमीरपुर की, यूपी में एक जगह है। वहां पर होता क्या है कि इस आदमी के पास में बहुत सारा कर्जा होता है, और इन्होंने उस कर्जे को उतारने के लिए और 2-3 लोगों ने आपस में पैसे को बांटने के लिए साजिश रची अपनी वाइफ को मारने की। और पहले रोड पे उसका एक्सीडेंट किया, जब वो नहीं मरी तो फिर उसके ऊपर दोबारा गाड़ी चला करके उसको मारा। तो पुलिस ने 24 से लगभग 48 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर के एक जान यहाँ पर ऐसी जा चुकी है। तो इंश्योरेंस के नाम पर किस तरीके से मार्केट में फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। जब भी आप पॉलिसी बेचें तो आप अच्छे से अंडरराइटिंग नॉर्म्स को पालन करें, अच्छे से देखें। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो अमर सिंह करके इसका हस्बैंड है, फिर यहाँ पर अमित गुप्ता, पुष्पेंद्र सोनी, अभय सिंह करके जितने भी ये लोग हैं, इनकी योजना ये थी कि वाइफ की हत्या करके एक्सीडेंटल क्लेम करके, एक्सीडेंट तो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। पहले पुलिस को भी यही लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है, लेकिन ऐसा नहीं था। बीमा के 44 लाख रुपए के आसपास का क्लेम करना था, और क्लेम के पैसों का आपस में इनको बंदर बांट करने का प्लान था। लेकिन ये इनका प्लान धरा का धरा रह गया। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आपको कस्टमर से सही जानकारी के साथ में आपको पॉलिसी करनी है। कोई भी ऐसी जानकारी आप कस्टमर्स अगर कस्टमर आपको कोई भी ऐसी जानकारी देने की कोशिश करता है तो आप कस्टमर से क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। पॉलिसी बिक्री से पहले जोखिम का मूल्यांकन आप करें। ऐसा आप चेक करें कि कहीं इसकी पॉलिसी थोड़ा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, इसकी बातें सस्पिशियस तो नहीं लग रही हैं, या फिर ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है वो प्रॉपर जो इंश्योरेंस क्लॉज है उनको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। नॉमिनी और फैमिली की जानकारी अच्छे से भरें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मिला, उसने बोला हाँ मेरी वाइफ है, यहाँ वो है, ऐसा बोल के पॉलिसी कर लिया। ऐसा ना करें। संदिग्ध अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो फ्रेंड्स मत करो ऐसी पॉलिसी जहां पर कल को आपकी एजेंसी के ऊपर बात आ जाए। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लालच के लिए काम मत करिए। आपको इसमें बहुत पैसा मिल सकता है, नो डाउट, बट प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए काम मत करिए। क्योंकि जो 44 लाख रुपए की पॉलिसी वाइफ की यहाँ पर कराए बैठा था, इसका खुद का इंश्योरेंस बहुत ही कम था। 8 से 10 लाख का भी इंश्योरेंस इसका मुश्किल से था, लेकिन वाइफ का 44 लाख का बीमा इसका चल रहा था। पहले तो मुझे लगता है क्लेम ही यहाँ पर अप्रूव नहीं हो पाएगा, और एट द सेम टाइम अब इस कंडीशन में हस्बैंड जो मेन कमाने वाला पर्सन था उसकी तो सफिशिएंट इंश्योरेंस पॉलिसी किया नहीं, और गलत तरीके से 44 लाख का बीमा करा दिया वाइफ का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस एडवाइजर भी गिल्टी है जिसने प्रॉपर अंडरराइटिंग नॉर्म्स का पालन नहीं किया। आप ये गलती मत करना, इसके लिए मैं इस न्यूज को आपको बता रहा हूँ, बाकी और कोई रीजन ऐसा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो है एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपना ऑफर लेके आती है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, राइट। न्यू फंड ऑफर में सबसे पहले कोटक म्यूचुअल फंड का यहाँ पर हमारे पास फंड निकल के आ रहा है। इसमें आप यहाँ पर कम से कम 500 रुपए से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से इसमें तो खैर 1000 रुपए का है, लेकिन 3 अगस्त से लेकर के आज जब ये वीडियो देख रहे हैं 17 अगस्त, बहुत लंबे टाइम के लिए यहाँ पर ओपन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो फंड का टाइप है ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, सेक्टरल बैंकिंग फंड है। अच्छा खासा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर निफ्टी मेटल फंड और निफ्टी ऑयल एंड गैस फंड निकाल रखे हैं। 3 अगस्त, एक तो सिर्फ 3 अगस्त के लिए है,
और दूसरा भी 3 अगस्त के लिए। तो 10-10 रुपए के एनएवी पर ये प्लान मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जरूर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक और जियो के कॉम्बिनेशन का यहाँ पर एक निफ्टी 50 ETF फंड लॉन्च हुआ है, जो 4 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक यहाँ पर रहेगा, और 500 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट से लेकर आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। एडलवाइज वालों ने भी स्टार्ट किया है यहाँ पर 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के लिए 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अल्फा ग्रीप करके कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पर एक लिक्विड फंड यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसमें 4 अगस्त से 6 अगस्त तक ओपन किया जा सकता है। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वालों ने भी किया है यहाँ पर शॉर्ट फंड, और उस फंड में इन्होंने 5 अगस्त से 11 अगस्त तक किया, लेकिन न्यूनतम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का रखा है। तो ये जो एनएफओज हैं अपने कस्टमर्स को जरूर बताएं अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि 10 रुपए की एनएवी यहाँ पर मिलती है, और एनएफओज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रॉफिटेबल ही होते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है माय डियर फ्रेंड, 10 रुपए की एनएवी मैटर करती है 5-10 साल 15 साल के बाद में। उसके बाद एसबीआई ने एक अलग थीमेटिक टाइप का एक एफडी पॉलिसी लॉन्च करी है, जिसको 444 दिन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और इसमें खासियत यह है, जो इनका कहना है कि जो नॉर्मल एफडी आप लोग करते हैं उसमें 6.45% तक का इंटरेस्ट मिलता है इतने टाइम के लिए, लेकिन इनके यहाँ पर जो यहाँ पर चल रहा है 7% तक का चल रहा है। कंपैरिजन में 1 से लेके 2 साल तक का नॉर्मल एफडी में 6.25, इनका 6.75, 2 से 3 साल तक की उसमें 6.45, इनका लगभग 7%, और 444 दिन का अमृत दृष्टि करके इसका नाम दिया है, तो लगभग यहाँ पर 6.45% से 6.95, लगभग 7% के आसपास का इंटरेस्ट यहाँ पर गारंटीड ये दे रहे हैं। खैर, इस पे आप अपनी योजना बनाएं अपने कस्टमर्स को, अगर उनको इमरजेंसी फंड पार्क करना है 2-3 साल के लिए, वहां पर यहाँ पार्क किया जा सकता है। न्यूनतम 1,000 रुपए का स्टार्ट है, अधिकतम 3 करोड़ रुपए के आसपास में यहाँ पर जमा किया जा सकता है। अगर पैसा पहले निकाला जाए तो उस पर कुछ पेनल्टी लगाई जा रही है, 7 दिन से पहले पैसा निकालने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। टैक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है एफडी का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एफडी कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मत कराएं, एफडी सिर्फ लिक्विडिटी के लिए कराएं, आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कराएं, क्योंकि यहाँ पर टीडीएस 10% लगता है, या पैन न होने के कंडीशन पर 20% का लगता है, और टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 21 भरा जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसा टैक्स का बच पाता है, और टैक्स तो देना ही देना पड़ता है। उसके बाद में शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, पूरे पिछले हफ्ते का अगर हम बात करें यहाँ पर 27 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में, तो यहाँ पर देखने को मिला कि मार्केट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। लगभग 2-2.5% निफ्टी ग्रो किया, और 2000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ग्रो किया, और लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पैसा इंडिया में लगाया है। इसका मतलब थोड़ा सा इंडियन मार्केट अब रिकवरी की तरफ है। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, दिस इज बेस्ट टाइम, क्योंकि मार्केट अब अभी ग्रोथ में जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा गिरावट आई, बैरल जो $100 ऊपर चले गया था क्रूड ऑयल, वो थोड़ा कम हुआ है। कंपनी की जो क्वार्टरली रिटर्न रिपोर्ट्स थे वो पब्लिश हुई, तो एक मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की जो वापसी है वो 2-3 हजार करोड़ रुपए जो यहाँ पर आए हैं, 20,000 करोड़ के आसपास जो आए हैं, उससे भी मार्केट को थोड़ा बूम मिला। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको मिला करके मार्केट का एक सिनॉप्सिस जो है वो चेंज हुआ, और पॉजिटिविटी की तरफ मार्केट जा रहा है। तो ये था एक हफ्ते का मार्केट अपडेट। बजाज फिनसर्व बहुत सुर्खियों में छाया है, क्योंकि नए नए कारनामे कर रहा है। अब इन्होंने री इंश्योरेंस बिजनेस में भी इन्होंने एंट्री कर ली है, रिलायंस को टक्कर देने जा रहे हैं लोग, और यहाँ पर बजाज फिनसर्व ने री इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया के गिफ्ट सिटी में अपना एक नया ऑफिस खोल करके इस चीज की लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी इनके पास बहुत सारा क्लाइंट बेस तो वैसे है ही, और एट द सेम टाइम इंडिया खुद भी री इंश्योरेंस बिजनेस को इस टाइम पे प्रमोट कर रहा है, तो इसके लिए बजाज फिनसर्व भी इसमें आगे आ चुका है। अगर आप बजाज फिनसर्व से जुड़े हुए हैं, उसका कोई लोन वगैरह आप लोग करते हैं, तो इस चीज में आपको आपके कस्टमर्स के लिए कुछ आगे को बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें हम आईटीआर को लेकर के एक न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि आईटीआर का जो सैलरीड पर्सन के लिए जो टाइम था वो 31 जुलाई था, और वो लास्ट हो चुका है। लेकिन अगर किसी ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया, अब उनको पेनल्टी के साथ यहाँ पर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीआर फाइल अगर उस बीच में नहीं किया तो 5,000 रुपए तक का फाइन यहाँ पर लग सकता है, 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का। और अगर टैक्स कोई बकाया है तो 1% पर मंथ यहाँ पर अलग से उनको ब्याज यहाँ पर देना पड़ेगा। कुछ नुकसान जो उनका हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, लेकिन लेट पेमेंट देने ही देनी पड़ेगी। अब इसके बाद में 30 दिन का टाइम मिलता है आईटीआर भरने के बाद ई वेरिफिकेशन का।
तो अपने सीए से बोले भैया तुरंत ही मेरा ई वेरिफिकेशन तुरंत ही कर दो, ओटीपी चाहिए होता है, बिना उसके आपका रिफंड नहीं आएगा अगर आपका कोई आईटीआर का रिफंड यहाँ पर आना है तो, ठीक है। क्योंकि आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, वो आपके मोबाइल नंबर में आता है कस्टमर के नंबर पे। मान लो आपने आईटीआर भरा दिया लेकिन ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं किया या ई वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपको कंपलसरली कराना है। ये छोटी छोटी बातें आपको कस्टमर्स को बतानी है। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप तुरंत इस पे क्या करें, वीडियो बना करके अपने कस्टमर्स को अवेयर जरूर करें। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने पीएम केयर फंड को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर हमने भी पहले एक दो वीडियो बना करके आपको चेताया था इस बात को लेकर के कि जो लोग भी प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड करके जो कोविड के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश हुई तो उसको बोला गया कि अब ये ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया है, इस पे आरटीआई एक्ट नहीं लगाया जा सकता, आरटीआई के अंतर्गत इसमें जवाब नहीं मांग सकते। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार इसके पैसे को या तो कहीं छुपाना चाह रही है या फिर उससे कितना पैसा उसका देख देख कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस पे जब यहाँ पर कांग्रेस का बोलना है कि संसद में जब उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी इस पे बात करने के लिए मना कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और यहाँ पर सांसदों के अधिकारों का हनन है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड सरकारी कोष नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, पीएम क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकारी व्यक्ति होता है, ठीक है। पहली बात यहाँ पर गलत हो गई इनकी कि सरकारी कोष नहीं है। पीएम केयर फंड को लॉन्च किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो फिर ये सरकारी फंड कैसे नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये फंड अपने गुजरात के घर के लिए लॉन्च किया था? नहीं ना, इन्होंने देश के लिए लॉन्च किया था। जो विकट परिस्थितियों में यहाँ पर आपदा राहत कोष के तौर पर इसको लॉन्च किया गया था, इसके लिए देश ने भर भर के उस पर अनुदान दिया, हमने भी अनुदान दिया, डोनेशन किया। लेकिन ये बोलने लग गए सरकार में कि पीएम जो केयर फंड है वो सरकारी कोष नहीं है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये इन्होंने अपनी मर्जी से इसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया। और जब इसको ऑटोनोमस बॉडी करके बोलना शुरू किया तो उसके बाद जितनी आरटीआई लगाई गई उन सब को यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास की तरफ से। स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इसका ऑडिट होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑडिट करवा रहे हो, लेकिन आपका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है जो आपके पीएम केयर फंड को यहाँ पर ऑडिट कर रहा है, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो विपक्ष है उसके समर्थन में यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि इस टाइम पर अगर यहाँ पर इस तरीके से सरकार जवाब नहीं देगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस के ऊपर में। क्योंकि इस टाइम पर आप सभी को पता होगा पीएम केयर फंड की सबसे ज्यादा जरूरत कहां पर है। ये जितने भी पीले कलर के आप यहाँ पर ये मैप देख रहे हैं, इन सारे जगहों में इस टाइम पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसमें मेरा राज्य भी है उत्तरांचल। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है देहरादून वाली एरिया में। तो देश में बाढ़ की जो मौजूदा स्थिति है वो यही है। क्योंकि यहाँ पर देखो इस टाइम पर जो पैसा हमने सरकार पर भरोसा करके दिया था वो अगर लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है तो बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि राहत शिविर हो, भोजन पानी की व्यवस्था हो, अस्थायी टेंट हो, बचाव अभियान हो, तत्काल कोई मुआवजा हो या चिकित्सा सहायता हो, इसी चीज के लिए इस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल, उत्तरांचल, हमारा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, बंगाल, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस टाइम पर। ये सब पानी से भरे हुए एरिया हैं, ठीक है। इस टाइम पर यहाँ पर सरकार का कहना है कि भैया हमने 2117 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ है राहत और बचाव कार्य के लिए। अब आप एक सोच के बताओ, अगर बीजेपी सरकार ने बिहार में 10-10 हजार रुपए देकर के वोट खरीदे तो उसमें कितना पैसा बिहार में खर्चा किया होगा? लगभग कई लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हो गया होगा मुझे लगता है, राइट। अगर हम पूरे देश की बात करें जहां पर फ्रीबीज के तौर पर ये लोग पैसा बांट रहे हैं वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये पूरे देश के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए पता है कितना पैसा दे रहे लोग? 2117 करोड़। वो भी खाली एक राज्य के लिए नहीं, सारे के सारे राज्यों के लिए। अच्छा, इसमें भी ये जो पैसा दे रहे हैं उसमें कितना पैसा आम जनमानस के हेल्प के लिए यूज होता है ये भी आपको पता होगा। यहाँ पर देखो दक्षिण गुजरात, खुद इनके राज्य में प्रॉब्लम चल रही है, असम तो पूरा डूबा हुआ है, गंभीर स्थिति बनी हुई है, बारिश और फ्लड के वजह से लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्थायी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत शर्मनाक है। तो बहुत सारे लोग इस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया असम के बाढ़ के लिए आपने पीएम केयर फंड से कितना पैसा डोनेट किया है, कितना पैसा सैंक्शन किया, जरा ये बताओ। लेकिन इसमें भी अब तक कोई भी अतिरिक्त पैकेज की घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं हुई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, मोदी जी के मंत्रिमंडल से, कि जो पीएम केयर फंड में हमने पैसा डोनेट किया था
उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट, सफिशिएंट पैकेज आप असम को भेजिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, वीडियो बनाने वाले लोग अपने ऑडियंस के साथ में लाइव स्ट्रीम करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं, असम हेल्प के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम दिखता हुआ नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत शर्म की बात है। जब देश के लोगों ने भरोसा करके योगदान दिया, तो आज जरूरत की घड़ी में सहायता क्यों नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप खास करके जब सरकारी लोग आपसे पैसा मांगे, कोई डोनेशन मांगे, सच में मत दीजिए। आपके पैसे का कोई लेखा जोखा आपको नहीं मिलेगा। यहां तक कि मंदिरों में दान भी करने के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि शायद नहीं करना चाहिए। अगर हमें डोनेट करना है तो अपने हाथ से जरूरतमंद के हाथ में हमें पैसा पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सरकार की कोई गारंटी नहीं है। आप कल को कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार सीधा सीधा ये बोल देती है कि ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर आप सवाल नहीं कर सकते। देखिए देश में किस लेवल की प्रॉब्लम चल रही है। एलआईसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट और निकल के आ रहा है कि एलआईसी के सेबी के नियमों के अंतर्गत 2027 तक एलआईसी का लगभग 10% हिस्सा प्राइवेट में जाना फिक्स है। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत सरकार के गलत डिसीजन की वजह से अब एलआईसी को 25% स्टेक अपना बेचना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। आने वाले कुछ दिनों में अभी 3.5% स्टेक एलआईसी का गया है, अभी और भी जाएगा, लगभग 25% के आसपास देना ही देना पड़ेगा। ये सेबी का नॉर्म्स है। भारत सरकार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। भारत सरकार ने जो आईआरडीआई को नियुक्त किया कि आप इंश्योरेंस में रिफॉर्म्स लेके आओ, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आईआरडीआई जो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, वहां पर वो बार बार इस बारे में फोकस कर रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट को यहां पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट के बारे में सारी डिटेल बॉन्ड पर डाली जाएंगी, उसका नाम डाला जाएगा, लाइसेंस नंबर डाला जाएगा, एड्रेस डाला जाएगा, सब कुछ डाला जाएगा। और अब तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन का अमाउंट भी यहाँ पर बॉन्ड पर दिखाना पड़ेगा। इससे इनकी सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी इनकी मेंटेन होगी, जिसका मैं सीधा सीधा विरोध करता हूं। और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो के कमेंट में प्लीज 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 अपनी राय जरूर पहुंचाइए। इस पर हम लियाफी के सारे प्रेसिडेंट्स के साथ में मीटिंग करेंगे और इस मुद्दे पर बात करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको यहां पर रोका जाए, क्योंकि ये कुल मिलाकर के इंश्योरेंस एडवाइजर्स की मर्यादा का उल्लंघन है, उनको डिसरेस्पेक्ट करने जैसा है। क्योंकि इंडिया के कस्टमर्स को जब ये लिखा हुआ पता चलता है कि मेरी पॉलिसी से कितना कमीशन इस एजेंट को मिला होगा, तो उससे उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा और वहां पर फिर रिबेट कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। ये पक्का है। हालांकि इस पर आईआरडीए ने अभी स्टेटमेंट पहले नहीं दिया था, लेकिन अब यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट दे दिया है और साफ साफ बोला है कि उसका नाम प्रिंट यहाँ पे होगा, सारा कमीशन का डिटेल प्रिंट होगा। ये सारे के सारे जो भी अपडेट मैंने आपको बताया, इस पर कोई भी आपका अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखो आईआरडीआई ने बीमा बिचौलियों के लिए जवाबदेही के नियम जो तय किए, मैं आपको जो बोल रहा था कि कमीशन का जो एक स्टेटमेंट कंसल्टेशन पेपर लॉन्च हो रहा है, वो अगस्त 2026 के अंत तक यहाँ पर आईआरडीआई प्रपोज करेगा। उसमें हर पॉलिसी पर हर एडवाइजर जिसने भी वो पॉलिसी बेची हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल ये लोग डालने वाले हैं। उसके बाद जो स्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसको लोग स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं। यहाँ पर पुराने नियमों को चेंज करके नए नियम लेके आने वाले हैं। कुल मिलाकर के कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बुरी चीज हो रही है वो यही हो रही है कि आईआरडीआई में जो इंश्योरेंस एडवाइजर को जो रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है इंडिया में। इसकी वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर डीमोटिवेटेड सा फील करते हैं। अभी आईआरडीआई ने एक्चुरियल डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी एक एडवाइजरी जारी किया और कहा है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग कंपनीज में, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, उनके लिए इन्होंने काफी सारे नियमों में ढील दे रखी है। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत सारी ढील दे रहे हो, लेकिन इंश्योरेंस एजेंट का कोई भी यहां पर नहीं सोच रहा, ना इंश्योरेंस कंपनी सोच रही, ना आईआरडीआई सोच रहा है। तो अब अगर किसी को इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो खुद इंश्योरेंस एजेंट है। आपको, अगर आप एलआईसी एजेंट है तो अपनी यूनियन के लीडर्स के पास जाइए, उनसे बोलिए आपने 700 रुपए का अनुदान दिया है। अगर ये लोग आपकी आवाज नहीं उठा रहे तो ये भी बहुत शर्मनाक होगा। आपके अनुदान का सही यूज करें, मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पर आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं, जैसे एनएससी हो गया, जेप्टो हो गया, हल्दीराम ओयो हो गया। तो आईपीओ ऐसा होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में अपने शेयर्स को लेके आती है, बदले में पैसे मांगती है अपने शेयर के बदले,
इसको आईपीओ बोलते हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, हर हफ्ते नए नए आईपीओ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप भी इसमें इन्वेस्ट करें और अपने क्लाइंट्स को भी इन्वेस्ट कराएं और इनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिलाने में हेल्प करें। एक रिपोर्ट और निकल के आ रही है कि जेंजी, ये भी सेबी का नियम है, सॉरी सेबी की रिपोर्ट है कि 68.3% के आसपास जो बच्चे हैं आजकल, खासकर जेंजी युवा लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर देख करके कंटेंट इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से राय मशवरा लेते हैं, यहां तक कि उनको कंसल्टेशन फीस भी दे रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो मैं, वो आप हैं। कैसे उठा सकते हैं? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। इस कमिंग सैटरडे शाम को 6 बजे से 8 बजे के लिए मैं 2 घंटे का एक लाइव वेबिनार कर रहा हूं। इस लाइव वेबिनार में मैं आपको गूगल से कैसे आप कस्टमर्स लेके आ सकते हैं वो सिखाऊंगा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे चलाना है वो बताऊंगा, तो आप कस्टमर से पेमेंट लेकर के कंसल्टेशन फीस लेने वाले एडवाइजर कैसे बनोगे मैं सिखाऊंगा। आपका टेलीकॉलिंग का प्रोसेस है, आपका जो फॉलोअप का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करना सिखाऊंगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कैसे आप वीडियो प्रेजेंटेशन देकर के लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, घर बैठे फ्री में आप अपना ब्रांडेड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और एआई से अपने लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक नई लर्निंग, रेजर पे कैसे अपना मर्चेंट अकाउंट बनाएं ताकि आप अपनी कंसल्टेशन फीस का एक लिंक अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दें, जिससे जिसे भी आपसे कंसल्टेशन लेनी होगी ऑटोमेटिक उसको पेमेंट करने का ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा। ये सारी की सारी लर्निंग देने के लिए मैं आ रहा हूं आपके बीच में लाइव इस कमिंग सैटरडे शाम को 6 बजे से 8 बजे। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कर लीजिए क्योंकि सीट हमारे पास लिमिटेड है। अगर आप यहाँ पर 999 रुपए और इसमें ऐड करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर बोनसेस, 10,000 रुपए तक के सारे बोनसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर क्लिक करिए, या फिर जो क्यूआर कोड यहाँ पर दिख रहा है इस पे भी आप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस कमिंग सैटरडे शाम को 6 बजे से 8 बजे के लाइव वेबिनार में। एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, और अभी तक आपने अगर मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड करके आप जो है जल्दी से चेक करिए। वहां पर मैंने फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए डाला हुआ है जो आपके इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको भी आप जो है सब्सक्राइब और फॉलो करिए। ये हमारे ऑफिस का नंबर है ये मेरा नंबर है। कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे लिख के भेजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में कल सुबह 8 बजे लाइव। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।